बच्चों, आज मैं फिर आपका वेलकम कर रहा हूँ हमारी बायो की क्लास में। और आपको पता है कि हम चैप्टर 8 कर रहे हैं, जिसके अंदर हम ह्यूमन हेल्थ और उससे रिलेटेड डिजीज़ कर रहे हैं। तो रिसेंटली मैंने आपको कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस करवाने शुरू किए हैं, जिसमें हमारे पास कुछ मेजर चीज़ें होती हैं। जैसे सबसे पहले कोई भी बीमारी है तो उसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, कौन इसको कॉज करता है, फिर उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कैसे वो बीमारी फैलती है, फिर उस बीमारी के सिम्टम्स क्या हैं, और फिर उसके बाद उससे बचने के मेजर्स। आज हमारे पास कोई और इससे में मैंने आपको एक टाइफाइड करवा दिया था और अमीबॉइसिस करवा दिया था, और दोनों का जो प्रोफाइल एक्सिस था दैट इज़ बचाव। वो बचाव क्या था कि हमें गंदा खाना नहीं खाना, गंदा पानी नहीं पीना, ठीक है, इन चीज़ों का ध्यान रखना। तो आइए करें, देखें व्हाट इज़ द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ रिंगवॉर्म, राइट इट्स सिम्टम्स एंड रेमेडी। रिंगवॉर्म जो डिजीज़ है उसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है, ठीक है। हमें उसके बारे में क्या बताना है, उसके सिम्टम्स बताने हैं और उसकी रेमेडी। देखो जी, जो ये एक तरह का फंगल डिजीज़ है, ठीक है, फंगस से होती है ये बीमारी। इसमें फंगस है वो है जी, उसका नाम है माइक्रोस्पोरम, या फिर आ गया हमारा ट्राइकोफाइटन आ गया, एंड एपिडर्मोफाइटन। इन तीनों में से कोई भी जो फंगस है वो आकर हमारी बॉडी को इफ़ेक्ट करती है। और ख़ासकर बेटा ये जो है एक तरह का स्किन डिसऑर्डर है। स्किन डिसऑर्डर होने से क्या हुआ, ये स्किन के ऊपर आपको इसकी बहुत एक पेक्यूलियर फीचर बताता हूँ। सर्कुलर फॉर्म में आपकी स्किन के ऊपर रैश आ जाएगा, इसीलिए इसको रिंग वॉर्म बोलते हैं। क्योंकि जब ये वॉर्म अगर हमारी बॉडी में है तो इसकी निशानी है हमारी बॉडी के ऊपर सर्कल के अंदर रैश आना शुरू। सिम्टम इसमें ड्राई और स्केली लेजन्स हो जाते हैं पूरी स्किन के ऊपर, जब मैंने आपको बताया नेल्स पे भी हो जाते हैं, स्कैल्प यानी हमारी सिर के ऊपर भी हो जाते हैं। स्कैल्प मतलब बेटा हमारी जो स्कल होती है उसके ऊपर जो एक स्किन की लेयर है उसको स्कैल्प बोलते हैं, जिसमें हमारे हेयर ग्रो करते हैं। अच्छा, और साथ ही साथ इसमें एक बहुत पेक्यूलियर फीचर ये होता है कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा खुजली होती है, बहुत ज़्यादा खुजली होती है इसको। अच्छा, प्रोफाइल एक्सिस, बचाव कैसे। एक तो जी जिस पेशेंट को बीमारी हुई है उसको आइसोलेट कर दो, उसको बाकी नॉर्मल लोगों से अलग कर दो। नंबर 2, आर्टिकल यूज बाय द पेशेंट मस्ट बी स्टरलाइज। जो भी बर्तन में वो खाना खाता है, जो भी कपड़े वो यूज़ करता है, जो भी चीज़ें वो यूज़ कर रहा है उसको स्टरलाइज देनी, कोई इन्फेक्शन वाली नहीं देनी। और पेशेंट के कपड़ों को, उसके खाने को, के बर्तनों को भी बाद में बहुत अच्छे से धोना, स्टरलाइज कर देना। थेरेपी सिंपल है बेटा, एंटीबायोटिक्स। अभी टाइफाइड पढ़ाया था मैंने, उसके अगेंस्ट भी एंटीबायोटिक। अमीबॉइसिस करवाया था आपको, उसके अगेंस्ट भी एंटीबायोटिक। और फिर हमारा आ गया जी रिंगवॉर्म, इसके अगेंस्ट भी एंटीबायोटिक का इस्तेमाल होता है। लो जी, तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ईजी है और ये आपको छोटी क्लासेस में बहुत बार ही आया कि कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में डिफरेंस बताओ। तो कम्युनिकेबल में पहला, इट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन। ये आसानी से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में हो सकती है। किसको होगी, जिसको बीमारी है उससे एक हेल्दी पर्सन में जा सकती है। छूने से हो सकती है, खांसने से हो सकती है, छींक मारने से हो सकती है। तो ये तो सारी बातें बेटा हमारे कोरोना वायरस की आ गई। तो कोरोना वायरस भी जो है ना बेटा, वो कम्युनिकेबल डिजीज़ है और पेंडेमिक है। पेंडेमिक का मतलब पूरे वर्ल्ड में फैल गई है वो बीमारी। अच्छा, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कौन सी होती हैं, वो बीमारियां जो ट्रांसमिट नहीं हो सकती फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन, ठीक है। कैंसर ट्रांसफ़र हो सकता है, नहीं। शुगर ट्रांसफ़र हो सकती है, नहीं। हार्ट की प्रॉब्लम ट्रांसफ़र हो सकती है, नहीं। वो डिजीज़ जो वन पर्सन टू अनदर ट्रैवल नहीं करती, यानी इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट नहीं होती, उनको हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ बोलते हैं। फिर नंबर 2 पे आ गया जी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड पैथोजन आर इट्स मेन कॉज। कम्युनिकेबल डिजीज़ कौन कॉज करता है, ये जी छोटे छोटे माइक्रोब्स करते हैं, बैक्टीरिया करते हैं, फंगस करती है, वायरसेस करते हैं, ठीक है। जबकि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं जी डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट। अगर किसी को न्यूट्रिएंट्स की कमी है, फॉर एग्जांपल अगर आपको कैल्शियम की कमी है,
तो आपकी स्किन के ऊपर, आपके फेस के ऊपर वाइट पैचेस आने लग जाते हैं। हार्मोन्स की कमी है, अगर बॉडी में कोई टिश्यू डीजनरेट हो रहा है, जैसे लिवर फेलियर हो रहा है, और अगर आपकी बॉडी किसी भी पर्टिकुलर एंटीजन से हाइपर सेंसिटिव हो चुकी है, और अगर बॉडी में कहीं पे ट्यूमर बन रहा है, ये सारे के सारे आते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में। यानी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ वो डिजीज़ होगी जो 1 पर्सन टू हेल्दी डिजीज़ पर्सन टू, और या फिर इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन में नहीं फैल सकती। ठीक है, फिर उसके बाद एग्जाम्पल कम्युनिकेबल में टाइफाइड फैल सकता है, बिल्कुल जी। अगर कंटामिनेटेड पानी एक बंदा पी ले और उसका झूठा दूसरा पर्सन पी ले, उसको हो जाएगा। कॉलरा भी फैल सकता है, टीबी भी फैल सकती है, एड्स भी, मलेरिया भी। ठीक है, तभी तो कोरोना वायरस के इस बहुत बड़े आउटब्रेक में, इस पैंडेमिक में हमें बचाने के लिए बार बार फ़ोन पे भी आपको मैसेज आ रहा है, टीवी पे भी मैसेज आ रहा है कि बार बार हाथ धोएं, फिर अपनी नोज़ को और आइज़ को टच ना करें, अपने माउथ को टच ना करें गंदे हाथों से। और क्या बोलते हैं, और वो बोलते छींकते हुए आप और खांसते हुए अपने मुंह पे हाथ रखें। अच्छा, फिर उसके बाद आपको ये बताया जाता है कि आपको बड़े बड़े जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे हो रहे हैं उन जगहों पे नहीं जाना, लोगों ने ज़्यादा नहीं इकट्ठे होना। सो उसके पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि वो एक तरह की कम्युनिकेबल डिजीज़ है। ठीक है ही कम्युनिकेबल डिजीज़। इसी करके कोरोना को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा टफ हो रहा है, क्योंकि हमेशा बेटा ह्यूमन बींग्स किसी न किसी के कांटेक्ट में तो आते ही आते हैं। तो जब भी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आते हैं तो बीमारी तो होगी ना। तो इस करके इसको हम कम्युनिकेबल में डालेंगे, और बहुत स्ट्रॉन्ग वायरुलेंट है ये, बहुत ज़्यादा इसका फैलाव बहुत डेंजरस है। सो जब तक इसकी वैक्सीन नहीं आती यही हालत रहेगी। वैक्सीन आने के बाद भी टाइम लगेगा कि वो पूरे वर्ल्ड में वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट हो। सपोज अभी इस महीने वैक्सीन डिक्लेयर हो जाती है, तो वैक्सीन हमारे हाथ तक पहुंचते पहुंचते 4 या 6 महीने ले लेगी। क्योंकि जब भी कोई मेडिसिन बनती है, वैक्सीन बनती है बेटा, उसका पहले पायलट टेस्टिंग होता है, कुछ लोगों में उसका टेस्ट करते हैं, फिर फर्दर उसको और लोगों में टेस्ट करते हैं, ऐसे 3 या 4 ट्रायल होते हैं। सो अगर चारों ट्रायल बिल्कुल बेस्ट बैठ जाते हैं तो वैक्सीन डिक्लेयर हो जाती है। अब कोरोना की वैक्सीन इतनी लेट क्यों हो रही है? क्योंकि बेटा ये कभी किसी ट्रायल में फेल हो जाती है वैक्सीन, कभी किसी ट्रायल में। सभी कंट्रीज़ की लड़ाई लगी हुई है, रेस लगी हुई है कि कौन सबसे पहले वैक्सीन बनाता है। पर इनको ट्रायल्स में से निकलना है, जिसको पायलट टेस्टिंग बोलते हैं। पायलट टेस्टिंग होता है, कोई भी जब मेडिसिन बनती है तो उसको सबसे पहले चेक किया जाता है कि उसको एनिमल्स पे चेक करते हैं, फिर अगर वहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट है फिर ह्यूमन बींग्स पे चेक करते हैं। तो लॉन्ग प्रोसेस है। ओके, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में आपके पास क्या क्या है जी? डायबिटीज़, क्वाशियोरकर एंड मरासमस बेटा प्रोटीन डेफिशिएंसी। ठीक है, गोइटर आयोडीन की कमी से, कैंसर तो आपको पता है अनकंट्रोल्ड ग्रोथ, एलर्जी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि एलर्जन क्या होते हैं। एलर्जन होते हैं कोई भी फॉरेन सब्सटेंसेस जो हमारी बॉडी में हाइपर सेंसिटिविटी कॉज करते हैं। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। कंजेंशियल डिजीज और एक्वायर्ड डिजीज में डिफरेंस बताओ। कंजेंशियल डिजीज होती है जो बचपन से ही किसी के अंदर रहती है। फॉर एग्जांपल नाइट ब्लाइंडनेस, फॉर एग्जांपल टर्नर सिंड्रोम, फॉर एग्जांपल डाउन सिंड्रोम। ये बाय बर्थ जो बच्चे में बीमारी होती है वो होती है कंजेंशियल डिजीजेस। अच्छा, जो बीमारियां बर्थ के बाद अक्वायर करता है इंडिविजुअल अपने लाइफ स्पैन में, वो अक्वायर्ड डिजीज़ आ जाती हैं। सो अक्वायर्ड डिजीज़ में आप एड्स लगा लो, अक्वायर्ड डिजीज़ में आप कोरोना वायरस लगा लो, बर्थ के बाद ही आ रही है ना। अच्छा, तो कंजेंशियल डिजीज़ इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, माँ बाप से बच्चों में बीमारी जाती है। जैसे बेटा SCID, सिवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। जो सिवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है ना बेटा, इसके अंदर बच्चे के अंदर T सेल्स और B सेल्स बाय बर्थ ही नहीं होते, क्योंकि उसमें जो इम्यूनिटी के जो जीन्स होते हैं वो स्टार्टिंग में ही डिलीट हो जाते हैं। एक इस तरह की वेरिएशन आती है पेरेंट्स के जीन्स में
कि जब ऑफस्प्रिंग बनता है, बेबी बनता है, उसमें वो जीन ट्रैवल नहीं कर पाते और रिसेसिव हो जाते हैं या डिलीट हो जाते हैं। सो उस बच्चे में टी सेल्स बी सेल्स नहीं बनते, क्योंकि बाय बर्थ उस बेबी की इम्यूनिटी ज़ीरो होती है। फिर आगे आ जाए जी, ये एक्वायर्ड डिजीज़ नॉन इनहेरिटेड होती हैं, ये पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग नहीं फैलती, ये ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम इंडिविजुअल में खुद आती हैं बीमारियाँ। एग्जाम्पल है कंजेंशियल की, कि जीन म्यूटेशंस और क्रोमोसोमल म्यूटेशन में मैंने आपको बता तो दिया, डाउन सिंड्रोम, ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम, टर्नर सिंड्रोम, टिस्जुल-चक सिंड्रोम, और फिर उसके बाद आपका है क्लैनफेल्टर सिंड्रोम। ये सारे हमारे जीन म्यूटेशन से होने वाली बीमारियाँ हैं और कंजेंशियल है, ये हमेशा ट्रैवल करती हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। फिर आ गया जी एक्वायर्ड डिजीज़ में पैथोजेंस से होने वाली बीमारियाँ, डेफिशिएंसी से होने वाली बीमारियाँ, जैसे विटामिन डेफिशिएंसी से हो गया, जैसे बेटा विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी हो जाती है, हार्मोन्स की डेफिशिएंसी से, और जब बॉडी में कोई टिश्यू डीजनरेट होना शुरू हो जाता है, जैसे कैंसर ग्रोथ हो जाती है, तो ये सारी एक्वायर्ड। सो कंजेंशियल डिजीज़ कौन सी होगी? जो बर्थ से होती हैं, एक्वायर्ड होती हैं जो आफ्टर बर्थ होती हैं। कंजेंशियल डिजीज़ जिसमें जो ट्रैवल करती हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, और एक्वायर्ड डिजीज़ कैन नॉट ट्रैवल फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। फिर कंजेंशियल डिजीज़ की एग्जांपल है जीन म्यूटेशंस और क्रोमोसोमल म्यूटेशन, और एक्वायर्ड डिजीज़ की एग्जांपल तो मैंने आपको दे दी, एड्स हो गई, विटामिन डेफिशिएंसी होगी, स्कर्वी होगी, मरासमस होगी, क्वाशियोरकर होगी, ठीक है, डायबिटीज़ होगी। फिर हमारे पास है बेटा इन्फेक्शस और नॉन इन्फेक्शस। इन्फेक्शस होती हैं जिसमें सक्सेसफुल एंट्री हो जाती है किसी मल्टीप्लिकेशन ऑफ सर्टेन माइक्रोऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस एक्सेट्रा। जब कोई वायरस या बैक्टीरिया हमारी बॉडी में ग्रो करने लग जाए, ठीक है, एंटर होने के बाद उसको इन्फेक्शस डिजीज़ बोलते हैं। टाइफाइड भी बेटा इन्फेक्शस डिजीज़ में आता है, नॉन में। ये माइक्रोब से कॉज नहीं होती, पर आपके इंटरनल कॉजेज़ हो सकती हैं, जैसे जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़ हो सकती हैं, जैसे मैंने आपको बताया था क्लैनफेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, और हमारी डाइट की डेफिशिएंसी से भी ये बीमारियां हो सकती हैं, जैसे क्वाशियोरकर, मरासमस। अच्छा, और इन्फेक्शस हमेशा कम्युनिकेबल होती हैं, तो ये हमेशा स्प्रेड हो जाती हैं कम्युनिटी के अंदर, ठीक है। टाइफाइड स्प्रेड होता है, कोरोना वायरस स्प्रेड हो रहा है, तो सारी की सारी इन्फेक्शस डिजीज़ हैं। और नॉन इन्फेक्शियस होती हैं नॉन कम्युनिकेबल। फिर एग्जांपल है जी बेटा टीबी, टेटनस, पोलियो, एड्स, मीजल्स, मलेरिया, अमीबॉइसिस, सारे इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं। और नॉन इन्फेक्शियस की एग्जांपल है कैंसर हो गया, डायबिटीज़ हो गया, ड्वार्फिज्म हो गया, ड्वार्फिज्म बेटा बोना, क्वाशियोरकर हो गया, मराशमश हो गया। फिर बेटा एक्यूट और क्रॉनिक डिजीज़ में डिफरेंस। एक्यूट और क्रॉनिक डिजीज़ में एक्यूट डिजीज़ बहुत जल्दी रैपिडली होती हैं, पर बहुत थोड़े समय में ठीक हो जाती हैं। मतलब बहुत जल्दी कोई बंदा बीमार होता है पर थोड़े समय में ठीक हो जाता है। अच्छा, क्रॉनिक डिजीज़ ये बहुत समय तक हमारी बॉडी में रहती हैं और कभी कभी डेंजरस भी हो जाती हैं। तो जी एक्यूट डिजीज़ किसी तरह का मेजर इफ़ेक्ट नहीं कॉज करती है हमारी जनरल हेल्थ पे, और बंदा अपने आप ही थोड़े समय में ठीक हो जाता है। जैसे ज़ुकाम हो गया आप ठीक हो गए, गला ख़राब हो गया आप ठीक हो गए, लूज मोशंस लग गए आप ठीक हो गए, तो ये एक्यूट डिजीज़ है। अच्छा, क्रॉनिक डिजीज़ में बहुत लंबा मेजर इफेक्ट रहता है हमारी हेल्थ के ऊपर, और बहुत सालों लगते हैं ठीक होने में, और कभी कभी तो पूरी ज़िंदगी के लिए उस बीमारी के साथ आपको रहना पड़ता है। तो उसकी तो एक्यूट डिजीज़ की एग्जांपल है कॉमन कोल्ड एंड कफ। आपको बताया मैंने कि अगर किसी का गला ख़राब हो, जुकाम हो, तो अपने आप हफ्ते डेढ़ हफ्ते में वो ठीक हो जाता है। क्रॉनिक डिजीज़ में टीबी आ गई, डिफेंटियासिस आ गया, कैंसर आ गया, डायबिटीज़ आ गई, अर्थराइटिस आ गई। अर्थराइटिस बेटा हमारी बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम। अर्थराइटिस में हमारे जो जॉइंट्स हैं वो हार्ड होने लग जाते हैं, उनका साइनोवियल फ्लूइड जो होता है वो क्या हो जाता है, साइनोवियल फ्लूइड जो होता है उनका वो क्रिस्टल्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो अर्थराइटिस में जब भी कोई अपनी बोन्स को मूव करता है, मतलब अपने जॉइंट्स को मूव करने की कोशिश करता है, चलने के लिए, उठने के लिए, किसी चीज़ को उठाने के लिए, तो बड़ी मुश्किल आती है, क्योंकि उसके जॉइंट्स का जो साइनोवियल फ्लूइड है
वो क्रिस्टल्स में कन्वर्ट हो गया। तो आपने छोटी क्लासेस में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट भी किए होंगे। तो सपोज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के बीच में जो साइनोविल फ्लूइड है वो क्रिस्टल में कन्वर्ट हो गया। अब अगर ये जॉइंट मूव होगा, बॉल सॉकेट के अगेंस्ट घूमेगी, तो कितनी पेन होएगी। पेन की होगी, पेन इसलिए होगी क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन बहुत प्रोड्यूस होगा, और फ्रिक्शन से एक तो डिफ़िकल्टी होगी मूवमेंट आपकी कह सकते हो कि बहुत टफ हो जाएगी, और पेन तो होनी है। सो बच्चों, तो ये है मेरा आज का लेक्चर था। इन्फेक्शस और नॉन इन्फेक्शस में डिफरेंस करवाया, कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल में, अक्यूट एंड क्रॉनिक में, और एक मैंने आपको करवाया कंजेंशियल एंड एक्वायर्ड डिसीजेस में। सो बच्चों, ये आज का लेक्चर था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। कोई भी टॉपिक का प्रॉब्लम मुझे पूछ सकते हो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। सो यू कैन आस्क योर क्वेरीज इन आवर मीट क्लासेस, और यू कैन आस्क योर क्वेरीज इंडिविजुअली थ्रू व्हाट्सएप। ठीक है, मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। स्टे होम, स्टे सेफ, बेस्ट ऑफ लक।